हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो टाइम को कम खपत करते हैं, डायरेक्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में, अभी के लेक्चर में, आज कुछ और वीडियो भी अपलोड हो सकता है। तो अभी के लेक्चर में आपको गणित पढ़ाया होगा और गणित में पर्सन वाली 1.2 होगा। पर्सन वाली 1.1 खत्म कर दिए हैं, पर्सन वाली 1.1 खत्म कर दिए हैं। तो अभी क्या पढ़ाया होगा? पर्सन वाली 1.2। चलिए पर्सन वाली 1.2 की तरफ बढ़ते हैं। तो किताब लेके बैठे हैं, एनसीईआरटी का बुक लेके बैठे हैं, एग्जाम का तैयारी करना है ना, तो एनसीईआरटी का बुक लेके बैठे और कॉपी लेके बैठे। तो इसमें पढ़िए, पहला सवाल क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखना है। तो निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल क्या होता है? कोई भी संख्या का गुणनखंड तोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए 12 एक संख्या, इसका गुणनखंड तोड़ना, गुणनखंड तोड़ेंगे तो कैसे छूटेगा? ऐसे दो छके 12, द्वितीय 4। अब इससे आगे नहीं चलेगा ना, इसका अभाज्य गुणनखंड। पहले तो गुणनखंड तोड़ेंगे, गुणनखंड यही इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब इसका बोला है गुणनफल के रूप में लिखिए। इसको क्या बोला है? गुणनफल के रूप में लिखिए। इसको गुणनफल के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? 12 एक संख्या तो 12 के बराबर लिखेंगे। जो संख्या दिया जाएगा उसको गुना के रूप में लिखेंगे। जैसे 2 है, इसको लिखेंगे 2 गुने 2, उसका क्या है? 3। यही इसका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल का रूप हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये भी सही है, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 है ना, तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। 2 के पावर 2 गलत तो नहीं होगा। अगर 3 रहेगा 2 तो 2 के पावर 3। तो जितना संख्या मतलब जितना रिपीट होगा उतना पावर दे देंगे, और जो नहीं रहेगा वो डायरेक्ट लिख देंगे। यही इसका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल का रूप हो गया। तो पहला क्वेश्चन में यही सॉल्व करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन के पहला में बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला क्वेश्चन का पहला सवाल क्या है? देखिए तो 140 है। क्या है? 140 है। अब बोल रहा है इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो इसका गुणनखंड पहले तोड़ लेंगे रफ पेज में इसको क्या करेंगे? गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो कितना बार में लगेगा? 2 7 14, 0 है तो 0। अब कितना बार में लगेगा? 35 दूना 70। अब कितना बार में लगेगा? अब कितना से लगेगा? 5 से लगेगा। 7 5 35 होता है, तो आगे नहीं टूटेगा। चलिए एक नियम यहाँ पे बता देते हैं आपको। जिस संख्या के अंत में 0 या 2 रहे, 0 या 2 से विभाजित कोई भी संख्या, 0 या 2 से विभाजित कोई भी संख्या, सम संख्या यानी सम संख्या रहे तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। वो क्या होगा? 2 से विभाजित हो जाएगा पूरा। उसके बाद जिसके अंत में 0 या 5 रहे, वो संख्या 5 से विभाजित होगा। याद रखना है। उसका 3 से विभाजित होने का नियम बता देते हैं। 3 से विभाजित होने का नियम क्या है? जितना भी संख्या रहेगा उसको जोड़ेंगे, उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद 3 से वो संख्या अगर कटेगा तो वो संख्या पूरा 3 से कटेगा। जैसे देखिए एक संख्या जैसे लेते हैं, मान लीजिए 27, 3 से तो कटता है, तो पता है आपको 3 से कटता है, लेकिन नियम सीखना है ना। तो आप 2 और 7 को जोड़ेंगे, 2 और 7 को जोड़ेंगे, तो 2 और 7 कितना होता है? 9 होता है। तो 9 3 से कटता है ना, 9 3 से कटता है, तो ये 3 से पूरा कटेगा। ऐसे ही करके बड़ा संख्या लीजिएगा, 38, 22, 20, ये तो पता नहीं कितना से कटेगा, लेकिन आप लोग देखिएगा अगर जोड़ के 3 से कटता है, पहले तो 2 से ही कटेगा। अगर 3 से मतलब पूरा जोड़ने का 3 से कटने वाला संख्या आ जाए तो 3 से पूरा कट जाएगा। नियम याद बा। चलिए इसका गुणनखंड तोड़े हैं, इसका गुणनखंड तोड़ लिए। अब जो संख्या आया उसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 2 कितना बार आया है? 2 बार आया है, इसको 2 का पावर क्या लिखेंगे? 2। उसके बाद 5 है तो 5, उसके बाद 7 है तो 7। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप। यही पहला क्वेश्चन में था। पहला का जितना भी है इसी तरीका से बनेगा। रफ पेज में गुणनखंड तोड़ लीजिए और जो गुणनखंड तोड़ने के बाद उसको लिख दीजिए। यही हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। बाकी आप लोग बना लेंगे। इसी चैप्टर के दूसरा सवाल में क्या है? दूसरा में बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। युग्म मतलब जोड़ा होता है। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा, यानी पूर्णांक अकेले नहीं होगा, 2 पूर्णांक होगा एक साथ, उस दोनों का जोड़ा होगा युग्म। दोनों का जोड़ा क्या होगा? युग्म कहलाता है। चाहे 2 जोड़ा हो या 3 जोड़ा, मतलब 2 संख्या हो 3 संख्या हो, सबका जोड़ा क्या होगा? युग्म कहलाएगा। ये बात याद रहेगा। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित जितना भी संख्या पूर्णांक है उसका जो युग्म है उसका HCF और LCM ज्ञात करना है। उसका क्या करना है? HCF और LCM ज्ञात करना है। उसके बाद बोल रहा है तथा के बाद पढ़िए क्या लिखा है। बोल रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जांच कीजिए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है किसके? HCF और LCM के। आपको जांचना है, यानी जांचना ये है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना जो करेंगे, दूसरी
संख्या को गुना जो करेंगे वो HCF और LCM को गुना करने पे जितना आंसर आएगा उसके बराबर आएगा। HCF और LCM को गुना करने पे जितना आंसर आएगा उसके बराबर आएगा। जांचना ये है कि पहली संख्या जो दिया रहेगा दूसरी संख्या जो दिया रहेगा उसको गुना करेंगे, जितना आंसर आएगा वही पे रहेगा। उसका HCF और LCM जो आएगा उसको गुना करेंगे। अगर दोनों तरफ बराबर आया तो सही है, हम जो बनाए वो सही है, नहीं आया सही तो नहीं आया तो गलत है। तो यही आपको जांचना है, यही क्या करना है, जांचना है। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो पहला सवाल क्या है, दूसरा का पहला में क्या है 26 और 91। दूसरा का पहला में क्या है 26 और 91। सवाल देख रहे हैं, कॉपी कलम लेकर बैठे हैं ना, कॉपी कलम लेकर बैठे हैं, किताब भी लेकर बैठे। तो इसको क्या करना है, ये तो नहीं बोला कि कोई परिमेय से ही ज्ञात कीजिए या भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही ज्ञात कीजिए। कोई भी विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, जो आपको सीधा लगे उसी विधि से इसका HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे कोई नियम नहीं बोला है कि आप इसी विधि से ज्ञात कीजिए। तो यह भाज्य गुणनखंड विधि पे चल रहा है ये चैप्टर, तो भाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालते हैं। क्या करते हैं, भाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालते हैं। तो भाज्य गुणनखंड विधि अभी बताए ना, जैसे 26 एक संख्या है, 91 एक संख्या है, दोनों को लिखिए। पहले 26 का गुणनखंड तोड़ेंगे, फिर 91 का गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 26 का गुणनखंड तोड़िए, 26 का गुणनखंड तो कितना से लगेगा, 13 दूना 26 होता है, तो 2 और 13 13 एक अभाज्य संख्या, इसके आगे नहीं टूटेगा। तो क्या हो जाएगा 2 गुने 13। अब उसका दूसरा संख्या क्या है, दूसरा संख्या क्या है 91 है, इसका गुणनखंड तोड़िए। तो 13 सत्ते क्या होता है 91 होता है, 13 सत्ते 91 होता है, ये बात याद है। तो क्या हो जाएगा 7 गुने 13, 7 गुने 13 और 13 अभाज्य संख्या, इसके आगे नहीं टूटेगा। तो ये लिख दिए, यही इसका भाज्य गुणनखंड टूट गया। अब इसका HCF और LCM इससे कैसे निकलेगा, तो HCF निकालने का नियम है, जितना भी संख्या दिया रहेगा जो इसमें मिलेगा वही इसका क्या होगा HCF होगा। जो संख्या इसमें मिलेगा, यानी 2 युग्म दिया है तो 2 युग्म, 3 दिया रहेगा तो तीनों में जो मिलेगा, अगर 4 दिया रहेगा चारों में जो मिलेगा, यहाँ पे 2 दिया, दोनों में जो मिलेगा वही उसका HCF हो जाएगा। इस दोनों में देखिए क्या मिल रहा है 13 मिल रहा है, इस दोनों में 13 मिल रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा HCF। इसका HCF क्या था 26 और 91 था, 26 और 91 था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 मिल रहा है। उसके बाद क्या है LCM निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है LCM निकालना है। तो LCM किस का निकालना है 26 और 91 का निकालना है। यहाँ पे और नहीं दीजिए, कॉमा दे दीजिए, छोटा में हो जाएगा, ठीक है। तो 26 और 91 का इसका LCM में निकालना है। तो LCM निकालने का क्या तरीका, HCF समझ लिए, जो मिलेगा वो HCF हो गया। तो LCM निकालने का तरीका, जो मिलेगा वो भी और जो नहीं मिलेगा वो भी, सबको गुना करना है। जो मिलेगा उसको भी गुना करना है और जो नहीं मिलेगा उसको भी गुना करना है। तो पहले जो नहीं मिल रहा है वो लिखिए, 2 नहीं मिल रहा है, उसके बाद 7 नहीं मिल रहा है, तो 2 गुने 7 मिल क्या रहा है 13, तो 2 के बदले 1 लिखेंगे, 13 मिल रहा है, या 3 के बदले तीनों में जो मिलेगा या चारों में जो मिलेगा 13 मिला है तो 13 लिख दिए। 13 को एक ही बार लिखेंगे, जो मिलेगा उसको एक ही बार लिखना है, 10 बार नहीं लिखना है। यानी 13 गुने 13 मतलब 13 और 13 है तो 13 गुने 13 नहीं लिखिएगा, जो मिला है तो वही लिखना है सिर्फ एक बार, और जो नहीं मिला उसको अलग अलग करके लिखना है। चलिए अब गुना आता है 7 दूना 14। अब 14 को 13 से गुना कीजिएगा तो शायद 182 आता है, शायद 182 आता है। गुना करके देखते हैं, 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 के 2। अब 3 1 3 और 3 को कितना होता है 3 1 4 होता है, 3 4 एक हासिल बचा था। अब 1 से गुना करेंगे 14 में तो 14 ही रह जाएगा, कितना रह जाएगा 14 ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा 2 4 4 182 आया 182 गुना क्या हुआ 182 आया। चलिए HCF और LCM दोनों निकल गया, इसका HCF और LCM दोनों निकल गया। अब क्या बोल रहा है जांच कीजिए, अब क्या बोल रहा है जांच कीजिए। तो जांच करेंगे, जांच क्या करना है तो जांच करना है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM। ये जांचना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को जो गुना करेंगे वो HCF और LCM को गुना करने के बराबर आ जाएगा, गुना करने को बराबर आएगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है 26 गुने 91, ठीक है। उसका दूसरा उसका क्या है HCF गुने LCM है, तो बराबर HCF हमारा कितना आया 13 आया और LCM कितना आया 182 आया। अब 26 और 91 को गुना कीजिएगा तो शायद 62 33 आता है, 62 33 आता है। करके देख लेते हैं। तो 26 और 91 को गुना कीजिए तो 26 91 पहले लिख दीजिए, 26 नीचे लिखिए, 6 1 6, ठीक है। 9 6 के 54 होता है, 54 2 1 2 9 2 18 होता है। तो क्या हो गया 6 4 2 6 और इसका क्या 8 5 13 के 3 1 है 23 66
62 कितना आया? 2366 आया। दूसरे क्वेश्चन में 62 तो क्या हो गया? 2366 गुना करने पाया। कितना आया? 2366। अब इसको जो गुना करेंगे ना तो वो भी 2366 ही आएगा। वो भी कितना आएगा? 2366 ही आएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। तो गुना करते हैं इसको अलग से इसको भी गुना करके देख लेते हैं, ये बराबर आता है कि जांचना है ना। तो चलिए 182 गुने 13 हो गया, 3 गुना 6 हो गया, ठीक है। 8 त्रिक 24 हो गया, 3 एक 3 8 2 5 हो गया, और 1 से गुना करने को उतना ही रह जाएगा, 2 8 6 4 2 6 8 5 13 के 3 1 2 आया 2366। इसको गुना करने पे कितना आया? 2366। अब देख रहे हैं दोनों तरफ बराबर आ गया। यही हमें क्या करना था? जांचना था। जांच लिए। चलिए अब इसी तरह का दूसरा सवाल है तो बन जाए। इसी में बोल रहा है दूसरा सवाल 17 23 510 और 92। उसके बाद दूसरा सवाल उसी में क्या है? 510 और 92। उसको भी ऐसे ही आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। उसका जांच तो हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करेंगे, जितना आएगा वो रख देंगे। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे, देखेंगे दोनों बराबर आता है कि आपको जांचना है। तो अब बाकी सवाल बन जाएगा, इसका दूसरा का बाकी सवाल बन जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरा पर। तो तीसरा सवाल पढ़िए तो क्या लिखा है आप? तीसरा सवाल पढ़िए क्या लिखा है? तीसरा सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ा रहे हैं तो यही हो गया। जो दूसरा सवाल बताया वही है, बस इसमें जांचना नहीं है कि मतलब एचसीएफ मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। बस कॉमन क्या है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसमें विधि दे दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड विधि समझा दी है। तो तीसरा के पहला में चलिए सवाल क्या है फिर भी बता देते हैं। 12 15 और 21 है। कितना है? ये तीसरा का पहला है 12 15 और 21। 12 15 तीन पूर्णांक दिया, क्या करेंगे? तीनों को अलग अलग लिख देंगे। 12 हो गया बराबर, 15 हो गया बराबर, 21 हो गया बराबर का चिन्ह दीजिए, यहाँ पर कॉमा दीजिए। हो गया। चलिए इसका गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 12 का अलग से रफ पेज में गुणनखंड तोड़िए। तो 2 छक्के 12 2 किया तो होता है, तो टूट गया। इसका 3 है अभाज्य संख्या, इसके आगे नहीं टूटेगा, इसके आगे नहीं टूटेगा। तो क्या हो गया? 2 गुने 3 ये हो गया। अब इसके बाद 15 है, तो 15 को तोड़िए तो कितना से लगेगा? 5 1 6 होता है, तो 3 से लगेगा ना, 3 से लगेगा। आप कितना बार में लगेगा? 3 से 15 कितना बार में लगेगा? नहीं याद आ रहा। नहीं याद आ रहा है। 3 कान पढ़िए, 3 कान 3 दूरा ऐसे बच्चा की तरह पढ़ाना पड़ेगा। 3 5 कितना होता है? 15 होता है। बच्चा की तरह नहीं पढ़ाएंगे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजाक बहुत हो गया। 3 5 15 हो गया। अब 5 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा? 3 गुने 5 हो जाएगा। अब इसके बाद इसका क्या? 21 है। इसका क्या? 21 है। तो 3 7 21, 3 7 21, तो क्या लिखेंगे? 3 गुने 7। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ना जी। तो क्या करेंगे? देखेंगे तीनों में क्या मिल रहा है। तीनों को पूर्णांक है तो तीनों में देखेंगे। तीनों में देखिए 3 मिल रहा है। तीनों में 3 मिल रहा है। तीनों में 3 मिल रहा है, तो तीनों में 3 मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ कितना था? 12 था, 15 था, 21 था। तो इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ तीनों में क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। ये आपका एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम भी निकालना है, तो 3 तो पहले अलग ही हो गया। क्या बचा? 2 गुने 2, ये दोनों नहीं मिला था। उसके बाद 5 नहीं मिला था। उसके बाद क्या नहीं मिला था? 7 नहीं मिला था। उसके बाद मिला क्या था? 3 मिला था। जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है और जो मिलेगा उसको भी लिखना है, लेकिन मिलने वाले को एक ही बार लिखेंगे। तो 2 दूना 4, 5 चौका 2 दूना 4 हो गया, 5 चौका 20, 6 7 42, 6 7 42। तो अब 42 को कितना से गुना करें? 42 को कितना से गुना करें? 420 होगा इसे। 2 दूना 4, 5 चौका 20, 20 7 दूना 14, कितना हो गया? 2 दूना, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, बाहर से काफी ज्यादा आवाज आ रहा है। चलिए आवाज पे कम ध्यान देते हैं, गुना करते हैं। 2 दूना 4 4 5 चौका 20 हो गया, 5 चौका 20। अब 20 सत्ते कितना होता है? 140 होता है। 20 सत्ते कितना होता है? 140 पता है ना? नहीं पता है तो इसे गुना करेंगे 20 है।
7 है, 7 गुना 14, 1 0 है, 20 7 140। अब 140 को क्या करना है, 3 से गुना करना है, 140 को 3 से गुना करना है, तो 0 है तो 0 लिख दिया, 4 दिया, 12 4 दिया, 12 3 1 3 आए 4, 420 आया इसका आंसर। कितना आया, 420। तो ये आपका आंसर हो गया एलसीएम का 420, एलसीएम का 420। बाहर से आवाज आने लगता है, डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा बहुत, तो चलिए आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, एक सवाल बनाना है। तो एचसीएफ और एलसीएम बोला था निकालने के लिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो ऐसे ही निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड तोड़ेगा, जो मिलेगा वो एचसीएफ, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है, जो मिलेगा उसको भी लिखना है, गुणनखंड तोड़ना है। तो बाकी सवाल इसका बन जाएगा, बाकी बन जाएगा, इसको मिटाते हैं। अब चौथा सवाल पढ़िए क्या बोल रहा है, अब चौथा सवाल पढ़िए क्या बोल रहा है। चौथा दिया है, चौथा क्या दिया है, चौथा दिया है HCF, चौक ले लेता हूं, चौक चौक चौक, हाँ दिया है HCF, कितना दिया है 306, और कितना दिया है, और कितना दिया है 657, 657 दिया है। बराबर में कितना है, बराबर में कितना है 9 है, 9 दिया है, 9 दिया है, इतना दिया है। उसके बाद और कुछ दिया है, और बोल रहा है एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करना है। एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करना, यानी एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। 306 और 657 को छोड़िए, 306 और 657 क्या पता चल रहा है, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है। पहली संख्या और दूसरी संख्या को एचसीएफ निकालते हैं तो 9 आता है, पहले से ही निकाल के दे दिया है कि 9 आता है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक सूत्र बताते हैं, ये सूत्र आपको पहले पढ़ाए हैं, यही पढ़ाए हैं, लेकिन तभी बताए हैं, चलिए बताए हैं। पहले आप लोग जांच किए ना, एक संख्या जांच करने के लिए बोला था, क्या बोला था जांच करने के लिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या जांच करना था, एचसीएफ गुने एलसीएफ, ये जांच करना था। यानी ये नियम है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना जो करते हैं तो ये एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आता है, ये एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर, ये जांच करना था पहले। तो इससे कुछ फॉर्मूला तैयार होगा, सूत्र तैयार होगा। कैसे तैयार होगा, अगर हमें पहली संख्या निकालना है, पहली संख्या निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, ये पहले दूसरी संख्या गुना में तो उधर जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम अब बट्टा पहली संख्या, सॉरी पहली संख्या ही निकालना है तो दूसरी संख्या आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, दूसरी संख्या नीचे आ जाएगा। तो अगर दूसरी संख्या निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, दूसरी संख्या निकालना रहेगा तो यही बात करेंगे, एचसीएफ गुने एलसीएम है इस तरफ, तो एचसीएफ गुने एलसीएम लिखिए, तो दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या इधर, ये भी गुना में है, गुना में तो इधर जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा क्या, पहली संख्या, पहली संख्या। अब इसी तरह से अगर हमें एचसीएफ निकालना रहेगा तो इधर क्या है, पहली संख्या, हम ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट नंबर पहली संख्या समझ लीजिएगा आप लोग, उसके बाद सेकंड नंबर लिख देते हैं, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बट्टा बट्टा। अब एचसीएफ निकालना है तो ये गुना में है तो ये बट्टा में आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अगर एचसीएफ हमें निकालना रहेगा तो क्या निकालना रहेगा, एचसीएफ निकालना रहेगा तो, अगर एलसीएम निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालना रहेगा तो यही फर्स्ट पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बट्टा एलसीएम निकालना है तो इस बार एचसीएफ बट्टा में आएगा, एलसीएम निकालना है तो इस बार एचसीएफ बट्टा में आएगा। ये सूत्र आपको याद रखना है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको जल्दी मिटाएंगे। ये फर्स्ट नंबर लिख दिया, पहली संख्या आप लोग लिख दीजिएगा हिंदी में, थोड़ा समय को कम लेते हुए। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, बट एलसीएम हो जाएगा एचसीएफ बराबर, और उसके एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा एचसीएफ। समझ में आया, नोट कर लीजिए फॉर्मूला, वीडियो को पॉज करके। चलिए इसको मिटाते हैं, अब डायरेक्ट सवाल बनाते हैं, डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। तो सवाल पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया है, 306 और 657 पहली संख्या, 306 पहली संख्या, 657 दूसरी संख्या, और एलसीएफ इसका कितना दिया, एलसीएम 9 दिया है, इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर सूत्र अभी भी बताए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने दूसरी संख्या, बट्टा में क्या आएगा, एचसीएफ आएगा, बट्टा में क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। चलिए पहली संख्या क्या है, 306 है, दूसरी संख्या क्या है, 657 है, उसके बाद क्या है, एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। चलिए इस तरह का सवाल जब आए ना तो एक बात बता देते हैं, इस दोनों में से एक ना एक नीचे वाले से कटेगा ही फिक्स से,
इस दोनों में से पहली संख्या या दूसरी संख्या में से एक न एक नीचे वाले से कटेगा। ये बात आपको याद रखना है, एक न एक कटेगा। काट के देखिए तो देखिए ये कटेगा 9 से, ये 9 से कटेगा। कैसे कटेगा? ये 9 का पहाड़ा आता है, हाँ 9 तिया 27, तो इसमें से कितना बचेगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 9 चौक 36, यानी 9 से इसको काट दे 306 को तो 34 बार में कटेगा। तो अब क्या हो जाएगा 34 गुने 657। हालांकि आप लोग 657 को भी काट सकते थे, ये भी 9 से कटेगा। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो गुना आप लोग को आता ही है, गुना कर लीजिएगा, करना पड़ेगा। चलिए कर ही देते हैं, 657 और 34 को गुना करना है। तो 7 चौक 28 के 8, 5 चौका 20 आ 20 2 22, 6 चौक 24 आ 2 26, 7 तिया 21 आ 5 तिया 15 आ 2 17 हो गया, और 6 का 18 आ 19। चलिए 8 हो गया, 3 हो गया, 6 7 13 का 3, 9 2 11 1 12 1 है, तो कितना आ गया गुना करने को 22 33 8। ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आपका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 22,338 एलसीएम आएगा। तो अब समझ में आया, सूत्र लिखा दिए। अब यहीं पे हम ऐसे करके दे सकते थे, एलसीएम यहाँ पे लिख देते, क्या हम यहाँ पे हम क्या लिख देते, एलसीएम लिख देते, ये संख्या यही रहता, यहाँ पे लिख देते क्या 22 33 8 लिख देते, 22 33 8 लिख देते। तब आप लोग सॉल्व कर लेते, तब बोलते एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो एचसीएफ बराबर क्या लगा, तब क्या लगाते हैं यहाँ पे, हाँ तब एचसीएफ ज्ञात करना था, तो एचसीएफ लिखते, तो एचसीएफ बराबर सूत्र क्या हो जाता है, बट्टा में क्या आता है एलसीएम आता। और पहली संख्या दूसरी संख्या लिखते हैं, एलसीएम जो था 22 33 और 8, ठीक है। तब भी कटता है, इस दोनों में से तब भी कटेगा, तब भी कटेगा। ये बात याद रखना है कि दोनों में से एक कटेगा, दोनों में से एक कटेगा। तो समझ में आ जाएगा, इस तरह का सवाल बन जाएगा, इस तरह का सवाल बन जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको नोट करने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग को समझा दिए। यहाँ पर एचसीएफ था, अब यहाँ पे एलसीएम दे दिया। तो सूत्र क्या है, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा एलसीएम। एलसीएम बराबर पूछेगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा एलसीएम, उल्टा कर दीजिएगा। चलिए शायद मेरे ख्याल से चैप्टर एंड होने वाला है। इसके बाद अगला सवाल क्या, अगला सवाल पढ़िए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त होता है या नहीं। जांच करना है हमें, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n 0 पे समाप्त होता है कि नहीं। तो आपको एक नियम बता देते हैं, 0 पे समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 5 होना जरूरी है। 5 अगर नहीं रहेगा तो 0 पे समाप्त नहीं होगा, ये बात आपको नोट करना है। कोई भी संख्या को 0 पे समाप्त करने के लिए, कितना पे 0 पे समाप्त करने के लिए, अगर इस तरह का कोई भी संख्या, यहाँ पे 6 के पावर n है, अगर 4 के पावर n भी रहे, 8 के पावर n रहे या 50 के पावर n रहे, कुछ भी रहे, उस संख्या को 0 पे समाप्त होने के लिए उस संख्या का गुणनखंड में, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 होना जरूरी है। अगर 5 समाप्त नहीं होगा तो सिंपल है, सवाल सॉल्व हो जाएगा। 6 को तोड़िए गुणनखंड, 6 का गुणनखंड तोड़िए तो कितना लगता है, द्वितीय। अब इसके आगे भी टूटेगा, देखिए तो 5 आया है, 5 नहीं आया ना, यानी क्या होगा 6 का पावर n किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, वर्ड में। ऐसे हालांकि बता दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वर्ड में इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना नंबर सवाल है, 5 नंबर सवाल है। तो 5 नंबर सवाल है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, किसी भी प्राकृतिक संख्या को, किसी भी प्राकृतिक संख्या n को, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, सॉरी n को नहीं, n के लिए दिया हुआ संख्या जो होता है वो 0, दिया हुआ संख्या का अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड याद रहेगा। अभाज्य गुणनखंड में 5 आना जरूरी है, 5 आना क्या है, जरूरी है, ये आपको लिख देना। उसके अलावा गुणनखंड को लेंगे 6 के पावर n है, तो यहाँ लिख दिएगा 6 के पावर n के लिए, अतः लिख दीजिएगा 6 के पावर n के लिए।
इसका गुणनखंड तोड़िएगा, या फिर 6 के पावर n में, 6 के पावर n में गुणनखंड इसको तोड़ते हैं तो क्या आता है, 2 3 आता है n में, या फिर 6 के पावर n का गुणनखंड, 6 के पावर n का गुणनखंड, 6 के पावर n का गुणनखंड कितना आता है, 2 गुने 3 आता है, 2 गुने 3 आता है, यही आता है ना। क्या आप लिख रहेगा, 6 के पावर n का गुणनखंड 2 गुने 3 होता है। यहाँ पर अतः की जगह आप लोग चूंकि भी लिख सकते हैं, अतः की जगह पे चूंकि भी लिख सकते हैं, चूंकि चल इतना होता है। इसीलिए 6 के पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पे समाप्त नहीं होगा, लिख देंगे। इसीलिए 6 के पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए हम बोल रहे हैं, आपको बोर्ड पर नहीं दिख रहा है, जो बोल रहे सुनाई तो दे रहा है ना, संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त क्या होगा, नहीं होगा। समझ में आया। अब यहाँ पे 6 है, 4 के पावर n दीजिए, 10 के पावर n दीजिए, बस 5 आना चाहिए। इसके अभाज्य गुणनखंड पे क्या आना चाहिए, 5 है। अगर 5 आया तो 0 पे समाप्त होगा, 5 नहीं आया तो 0 पे समाप्त नहीं होगा। ये आप लोगों को बन जाएगा, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, तो इसको मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, ठीक है। नोट कर लिए, चलिए अब इसको मिटाते हैं। बस याद क्या रखना है कि उस संख्या का जो संख्या दिया रहेगा, 6 के पावर n दिया रहेगा या 5 के पावर n दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, उसका गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। उसका अभाज्य गुणनखंड जो तोड़ेंगे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 5 आएगा तो संख्या 0 पे समाप्त होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। ये सवाल सॉल्व हो गया। छठा सॉल्व हो गया, सॉरी 5वां सॉल्व किया ना। अब छठा दीजिए, देखिए छठा है, व्याख्या कीजिए कि क्या है। छठा क्वेश्चन, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, तो इसको बताइए भाज्य संख्या क्यों, नहीं समझ में आ रहा कैसे। तो भाज्य संख्या क्यों होता है, तो जो अभाज्य गुणनखंड हम तोड़ते हैं, तो एक बात गेस किए हैं, हम केवल भाज्य संख्या का ही अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, तो यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में है ना, यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में है कि नहीं, देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अर्थात यह भाज्य संख्या। समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्या बोले समझ में आना चाहिए। अरे तभी से हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, तभी से हम क्या, जितना भी संख्या है भाज्य संख्या ही दिया था, जितना भी संख्या दिया था, क्या दिया था, भाज्य संख्या दिया था। जितना भी संख्या का हम गुणनखंड तोड़े, भाज्य संख्या का ही गुणनखंड तोड़े, यानी ये तो पता चल रहा है, ये नियम है कि भाज्य संख्या का ही अभाज्य गुणनखंड टूटता है, तो यह भाज्य गुणनखंड के रूप में है, इसीलिए ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या, इसलिए ये संख्या क्या है, भाज्य। समझ में आया। यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि भाज्य संख्या का ही अभाज्य गुणनखंड टूटता है, इसीलिए दिया हुआ संख्या क्या है, अब क्या है, भाज्य संख्या है, इसलिए दिया हुआ संख्या क्या है, भाज्य संख्या। सिंपल में लिख दीजिएगा, आप लोग लिख दीजिएगा भाज्य संख्या का ही अभाज्य गुणनखंड टूटता है, इसीलिए दिया हुआ संख्या भाज्य संख्या। सिंपल, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, बस दिखने में हार्ड। ये सवाल सॉल्व हो गया। उसके बाद लास्ट सवाल देखिए, लास्ट सवाल सिंपल है। आप आज ये सवाल हम सॉल्व नहीं करेंगे, आज आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, नहीं तो सॉल्व भी कर देते हैं। आप लोग के लिए क्या छोड़ेंगे, एक सवाल क्या छोड़ेंगे, पूरा सवाल बता दिए, सवाल छोड़ देंगे। हाँ ये भी बता ही देते हैं, सवाल पढ़िए क्या लिखा। सवाल लिखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए क्रिकेट का मैदान है, इसके एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। हालांकि पूरा गोल नहीं है, आप लोग गोल बनाइएगा, हमसे गोल बनता ही प्रकार का यूज करते हैं, ठीक है। तो वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट, यानी यहाँ से अगर सोनिया स्टार्ट कर दिया, यहाँ इसका पूरा चक्कर जो लगाएंगे इस मैदान का, तो इसको मैदान को चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि जो है, रवि को इसी मैदान का चक्कर लगाने में, यानी दूरी इतना ही है, इसी मैदान का चक्कर लगाने में इसको रवि को
कितना मिनट लगता है, कितना 12 मिनट था क्या, हाँ 12 मिनट लगता है। सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। उसके बाद क्या बोला, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। यानी इसमें मानने के लिए क्या बोल रहा है कि रवि और सोनिया जो है एक ही स्थान पर, यानी यहीं से स्टार्ट करता है समय। बाहर का वॉइस थोड़ा ज्यादा आ रहा है, वॉइस ज्यादा आ रहा है। बाहर में पब्लिक से पता नहीं, लॉकडाउन का कोई इज्जत नहीं कर रहा, सब बाहर में घूम रहा है। आप लोग घर में बैठे हैं ना। चलिए तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि मानना है कि सोनिया और रवि जो है यहीं से चक्कर लगाना है, मतलब एक ही स्थान पे, जहां से सोनिया चक्कर लगाना स्टार्ट करती है वहीं से रवि भी स्टार्ट करता है, और एक ही समय पे, मतलब सोनिया और रवि एक साथ ही चक्कर लगाना स्टार्ट करता है। लेकिन सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। इतना तो पता चल रहा है कि सोनिया का स्पीड कम है, रवि का स्पीड ज्यादा है। तो अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान को मिलेगा। अब बोल रहा है कि एक चक्कर लगाने में इसको 18 मिनट लगता है, इसको 12 मिनट लगता है। दोनों का तो एक तो यहाँ पाया जाएगा कि यहाँ पाया जाएगा, अलग अलग बात है कि जो स्पीड तो रहेगा वो आगे होगा, जो थोड़ा कम स्पीड तो रहेगा पीछे होगा। तो अलग अलग। अब बोल रहा है कि कितना समय बाद दोनों एक साथ एक ही समय पर मिलेगा। तो इस तरह का अगर सवाल है कि कितना समय के बाद अलग एक ही स्थान पर स्टार्ट करे और अलग, मतलब इसका जो चाल रहेगा वो कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, और फिर बोलेगा कि उसी स्थान पर कितना समय लगेगा आने में। तो इस तरह का अगर सवाल है तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एलसीएम निकालना। उसमें क्या करना है, सिर्फ आपको एलसीएम निकालना है। इस तरह का अगर सवाल रहे, बोलेगा कितना समय लगेगा एक ही स्थान पर आने पर, उसी स्थान पर आने के लिए कितना समय लगेगा, इस तरह का सवाल रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल एलसीएम निकालना। समझ में आया क्या करना है सवाल में, एलसीएम निकालना। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना। तो सिंपल से एलसीएम निकाल दीजिएगा। 18 और 12 था ना, 18 और 12 का एलसीएम निकाल दीजिएगा। क्या कीजिएगा, एलसीएम निकाल दीजिएगा। कितना से लगेगा, 2 से लगेगा। कितना बार में लगेगा, 2 9 18, 2 6 12। अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। कितना से लगेगा, तो 3 3 9, 3 2 9। अब तो नहीं लगेगा, अब तो नहीं लगेगा। चलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 2 6, हाँ 3 2 6, 6 3 18, 18 2 लिख लीजिएगा। समझ गए, समझ गए कितना होता है। चलिए तो उसको मिटा देते हैं। इस तरह का सवाल रहेगा तो आप लोग कर लेंगे। इस तरह का सवाल रहेगा, मतलब एक ही स्थान पे चलना प्रारंभ किया और एक का स्पीड ज्यादा हो जाता है, एक का स्पीड कम हो जाता है, फिर बोलेगा कि वो उसी स्थान पे कब मिलेगा। सिंपल से करना क्या, एलसीएम निकाल देना है। बाकी वर्ड में जो लिखना है, सोनिया की चाल इतना है, रवि का चाल इतना है, एक ही समय पे उसके इतना मिनट बाद मिलेगा। एलसीएम कर दीजिएगा, ठीक है, समझ गए। तो चलिए आज का चैप्टर खत्म हो गया। ओके, आज का